हम बात कर रहे थे हमने कल प्रिज्म की बात की थी कि प्रिज्म क्या होता है, दो अपवर्तक सतहों समान कोण पर झुकी दो अपवर्तक सतहों से बना पारदर्शी माध्यम जो कहलाता है प्रिज्म कहलाता है। कल हमने प्रिज्म की बात की थी, ठीक है। दोनों अपवर्तक सतहों के मध्य का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है। हमने कल आपको बताया था कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। दो बार अपवर्तन होता है, जब प्रकाश किरण वायु से प्रिज्म में प्रवेश करती है और प्रिज्म से वायु से बाहर निकलती है। तो मैंने वहां आपको विचलन कोण का मान होता है, विचलन कोण निकाला था, न्यूनतम विचलन कोण निकाला था। विचलन कोण की परिभाषा क्या होती है, आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर उनके मध्य जो कोण बना उसे क्या कहेंगे, विचलन कोण कहते हैं, डेविएशन एंगल कहते हैं। विचलन कोण किसे व्यक्त करते हैं, विचलन कोण को डेल से व्यक्त करते हैं, किसे व्यक्त करते हैं, डेल से व्यक्त करते हैं। समझ में आई बात। तो हमारे पास न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अपने पास न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण आया था डेल मिनिमम बराबर में n-1a। समझ में आई बात, ये आया था लास्ट में हमने ये सिद्ध किया था, ये सिद्ध करने के लिए आता है। समझ में आई बात, ठीक है। डेल n बराबर में n-1a ये सिद्ध करने के लिए आता है। n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है। a क्या है, प्रिज्म कोण है, क्या है, प्रिज्म कोण है। तो यहां से पता चल गया होगा न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। तो इसका एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, और एग्जांपल है n बराबर √3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तक कोण के बराबर है, ठीक है। तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो बेटा, न्यूनतम विचलन कोण किसके बराबर है, अपवर्तक कोण के बराबर है। अपवर्तक कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है, मैंने बताया था। प्रिज्म कोण का ही नाम क्या है, अपवर्तक कोण है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण किसके बराबर है, किसके बराबर है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण के बराबर है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हल इसको। लेन जो प्रिज्म दे रखा है, कांच का प्रिज्म दे रखा है, उसका अपवर्तनांक कितना दे रखा है, n बराबर में √3 दे रखा है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर में, अपवर्तनांक दे रखा है n बराबर में √3। समझ में आई बात, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल मिनिमम, डेल इसके बराबर है, प्रिज्म कोण के बराबर है या अपवर्तक कोण के बराबर है। ये आपको डेटा दे रखे हैं। समझ में आई बात। तो हमको क्या निकालना है, प्रिज्म कोण कितना होगा, प्रिज्म कोण का मान आपको निकालना है। तो प्रिज्म कोण का मान आप निकाल सकते हैं। प्रिज्म कोण का मान कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास एक फॉर्मूला था n बराबर में, ठीक है, sin, ठीक है, और यहाँ आया था डेल n प्लस में a बटे में 2 अपॉन में यहाँ आया था sin a बटे में 2। समझ में बात, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करेंगे हम, डेल n की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे। n का मान है तो n का मान √3 बराबर में यहाँ रखा sin a प्लस में a बटे में 2, यहाँ आ जाएगा sin a बटे में 2। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, √3, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 बराबर में, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया sin a प्लस a 2a बटे 2 से 2 कट जाएगा। तो sin a अपॉन में sin a बाई 2। समझ में आई बात, ठीक है। इसको भी हम हाफ एंगल में तोड़ सकते हैं। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन आप जानते हैं यदि हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं, sin थीटा बराबर में क्या होगा, 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। समझ में आई बात, ठीक है। हाफ एंगल सूत्र लगाएं, ठीक है। आपको पता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा क्या होगा, केवल 2
sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो यहाँ रखेंगे मान अंडर रूट में 3 बराबर यहाँ लगाया 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 अपॉन में sin a बाई 2। समझ में बात? ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला रख दिया तो ये कट जाएगा, इससे 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया अंडर रूट में 3 बटे में 2 बराबर cos a बाई 2। भैया ये मान किसका होता है? 30 डिग्री का होता है। cos में अंडर रूट 3 बटे 2 मान किसका होता है? 30 डिग्री का होता है। थीटा बराबर में ये 30 डिग्री का मान है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं a बाई 2 बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर में कितना आ जाएगा? a बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री। समझ में आई बात? ये क्या निकल के आ गया? आपका प्रिज्म कोण निकल के आया है। क्या निकल के आया है? प्रिज्म कोण निकल के आया है। समझ में आई बात? ठीक है, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। अगले टॉपिक की बात करते हैं। हाँ थोड़ा सा फास्ट गति से चलेंगे। तो देखो वो टॉपिक है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसा कि आप 10th क्लास में इसको पढ़ के आए हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझ में आई बात? ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि आपको पता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जब किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, किसे गुजारते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं। जब किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। दोबारा सुनो, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा है? श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, बट जाता है, फैल जाता है, 7 रंगों में बिखर जाता है। ये जो घटना है प्रकाश की, ये क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैं एक प्रिज्म बना रहा हूं यहाँ। तो देखो ये एक प्रिज्म है आपका, प्रिज्म का नाम देते हैं। प्रिज्म मैंने बनाया, एक प्रिज्म बनाया, ये प्रिज्म है और प्रिज्म का नाम दे दिया है ABC। ठीक है, तो एक प्रिज्म बनाया और प्रिज्म पे मैंने श्वेत प्रकाश आपतित किया। कैसा प्रकाश आपतित किया? श्वेत प्रकाश आपतित किया। तो ये आपका हुआ श्वेत प्रकाश। कैसा प्रकाश हुआ? श्वेत प्रकाश हुआ। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को आपतित करेंगे तो ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 और 6 और यहाँ आ जाएगा कितना? 7। तो देखो एक यहाँ आ जाएगा 7 रंगों में। इसको विभक्त कर देता हूँ। जब किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? 7 रंगों में। तो देखो पहला रंग क्रम बाद में बता देंगे इसका। ठीक है, तो देखो पहला रंग 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 और ये 7। समझ में बात? ठीक है, तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो
बात, ठीक है। आपको पता है वॉयलेट, ये क्या होता है, वॉयलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ में बात, ठीक है। तो जो क्रम होता है, जो कलर का क्रम होता है, जो रंगों का क्रम होता है, वो होता है, कैसे होता है, बैंगनी टू रेड, कैसे होता है, बैंगनी टू रेड, समझ में आई बात। तो यहां लिख देते हैं बैंगनी क्या है, वॉयलेट, वी वॉयलेट, ठीक है, आई इंडिगो, ठीक है, और वी ब्लू, ठीक है, जी ग्रीन, समझ में आई बात, ठीक है। वाई बना, वाई क्या होगा, येलो, ओ ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, और रेड, समझ में आई बात, ठीक है। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो वो कितने रंगों में बढ़ गया, 7 रंगों में, 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त हुई, 7 रंगों क्या प्राप्त हुई, एक पट्टी प्राप्त हुई, ठीक है। और इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं इसे, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, समझ में आई बात, ठीक है। जब किसी श्वेत प्रकाश को किससे, प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो प्रकाश के रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझ में आई बात। रंगों का क्रम क्या होता है, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, समझ में आई बात, ठीक है। अब बात करते हैं किस रंग का सबसे कम विचलन होता है, किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। तो आपको पता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, जो भी आपने प्रिज्म लिया है उसका जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग रंगों के लिए, भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न रंगों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, समझ में आई बात, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि बात करें हम तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है किसकी, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है किसकी होती है भैया, रेड की होती है, किसकी होती है, रेड की होती है, समझ में आई बात, ठीक है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी की होती है, किसकी होती है, बैंगनी की होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी की तरंग दैर्घ्य 750 केल्विन होती है, क्या होती है, 750 केल्विन होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, ठीक है, लेम्डा आर होता है, लेम्डा आर होता है मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। और लेम्डा भी क्या होता है, मिनिमम, क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसके लिए अपवर्तनांक का मान न्यूनतम होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है, समझ में आई बात। ध्यान सुनो भैया, ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने बताया कि वर्ण विक्षेपण घटना क्यों होती है, क्योंकि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, जो आपने प्रिज्म लिया है उसका अपवर्तनांक है, ठीक है, वह भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। प्रत्येक रंग के लिए उसका मान अलग होता है, इसलिए किसी घटना होती है वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, किसी घटना होती है वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, ठीक है। सर्वाधिक जो तरंग दैर्घ्य है वो किसकी होती है, रेड की होती है, किसकी होती है, रेड की होती है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसके लिए, देखो मान लिया मैंने रेड है, रेड की तरंग दैर्घ्य क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है। तो रेड के लिए भैया, रेड के लिए यहाँ देखो, रेड के लिए क्या NR का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। जिसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा v की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। सभी कलरों में, सभी रंगों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य
होती है, इसके लिए एनवी अपवर्तनांक का मान क्या होगा, इसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, समझ में आई बात। यही कारण है कि जब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है तो सबसे कम विचलन होता है, सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन होता है किसका, रेड का होता है। किसका होता है, रेड का होता है। समझ में नहीं बात। और सर्वाधिक विचलन आपने देखा, सबसे कम विचलन जो प्रकाश विकिरण हुई कौन से रंग के लिए हुई, रेड के लिए हुई। किसके लिए हुई, रेड के लिए हुई। और सर्वाधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक विचलन होता है किसके लिए, बी के लिए, बैंगनी रंग के लिए। समझ में नहीं बात। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। लिखना क्या है आपको, देखो लिखेंगे कैसे। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों के व्यवस्थित क्रम को, 7 रंगों के व्यवस्थित क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के रूप में, बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के रूप में, बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के रूप में रंगों का क्रम होता है VIV। ठीक है, GYOR, बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के रूप में। सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य रेड की। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जिसकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उसका अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, और जिसकी सबसे कम तरंगदैर्घ्य है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। और जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है उसका विचलन भी न्यूनतम होता है। समझ में आई बात। इसलिए सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, रेड का है। किसका है, रेड का है। तो सबसे कम विचलन किसका होगा, रेड कलर का होगा, लाल रंग का होगा। समझ में आई बात। तो वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है तथा सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। सबके समझ में आई होगी ये बात कि सबसे कम विचलन किसका है, रेड का, और सबसे अधिक विचलन किसका है, बैंगनी रंग का। बेटा जिसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है, देखो तरंगदैर्घ्य इंक्रीज होगी इधर साइड में। ठीक है, और आवृत्ति इंक्रीज होगी इधर साइड में। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहां देखो मैं लिखता हूं, देखो यहां लिखता हूं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, बैंगनी रंग की। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के लिए होती है एवं अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है, जिससे इसका विचलन भी सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इससे विचलन भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। विचलन भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। समझ, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, और एवं अपवर्तनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है, जिससे इसका विचलन भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक विचलन होता है। इस सबसे अधिक मतलब विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, जबकि लाल रंग के लिए, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, और विचलन भी क्या होता है, न्यूनतम होता है। समझ में आई बात। जिसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। क्या होती है, न्यूनतम। क्योंकि भैया तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में यदि संबंध देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। समझ में नहीं बात। अब रेड कलर है, लाल रंग है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, न्यूनतम होगी। समझ में नहीं बात। ठीक है, बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, अधिकतम
होगी। तो ये जो पूरी घटना है ये क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसमें एक परिभाषा हो जाती है, कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोणीय विक्षेपण। तो देखो इसमें एक घटना पूछी जाती है, कोणीय विक्षेपण। तो देखो कोणीय विक्षेपण क्या है? कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण थीटा से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? थीटा से व्यक्त करते हैं। देखो बेटा, मैंने मान लिया यदि आपको पता है कि सर्वाधिक विचलन कोण किसके लिए है? बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए है? बैंगनी रंग के लिए है। और न्यूनतम विचलन कोण किसके लिए है? रेड रंग के लिए, लाल रंग के लिए, रेड कलर के लिए। ठीक है। तो मैंने माना कि लाल रंग लाल रंग के लिए मैंने मान लिया रेड कलर है। रेड कलर के लिए विचलन कोण मान लिया डेल्टा आर। कितना मान लिया? डेल्टा आर मान लिया। रेड कलर के लिए मैंने विचलन कोण कितना मान लिया? डेल्टा आर मान लिया। ठीक है। और बैंगनी कलर के लिए मैंने विचलन कोण मान लिया डेल्टा वी। कितना मान लिया? डेल वी मान लिया। कितना मान लिया? डेल वी। तो लाल रंग के लिए मैंने माना डेल आर विचलन कोण, और बैंगनी रंग के लिए माना मैंने डेल वी। तो कोणीय विक्षेपण क्या होता है? कोणीय विक्षेपण क्या होता है? ध्यान से सुनो। कोणीय विक्षेपण होता है बैंगनी रंग के विचलन कोण डेल वी, बैंगनी रंग के विचलन कोण डेल वी, और लाल रंग के विचलन कोण डेल आर का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। तो मान लीजिए डेल वी क्या है? डेल वी बैंगनी रंग का कोणीय, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल वी एवं डेल आर का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। किसे व्यक्त करते हैं? थीटा से। तो थीटा बराबर में आ जाएगा क्या? डेल वी माइनस में डेल आर। समझ में आई बात? तो ये आपका क्या कहलाएगा? कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। कोणीय विक्षेपण क्या हुआ? कोणीय विक्षेपण क्या होता है? बैंगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है। इसमें एक अगली परिभाषा होती है। ठीक है। अगली परिभाषा होती है कोणीय विक्षेपण क्षमता। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है। वर्ण, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अगली जो एक परिभाषा पूछी जाती है उसमें इसमें वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? ओमेगा से व्यक्त करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को किसे व्यक्त करते हैं? ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो देखो बेटा, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो मध्य रंग की किरण प्राप्त होती है वो येलो होती है। कौन सी होती है? येलो। रेड नहीं होती। आप क्रम देखेंगे VIV GYOR, तो बेटा आप क्रम देखेंगे तो आप क्रम से आपको पता लग रहा होगा ग्रीन होगी, लेकिन नहीं होती है। जब प्रैक्टिकली देखा जाता है, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत पास होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? पास होती है बहुत ज्यादा। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो मध्य किरण होती है, ठीक है, जो मध्य किरण होती है वो होती है येलो रंग की। किसकी रंग की होती है? येलो, पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब बात आती है, आपको पता चल गया कि मध्य किरण कौन सी है? पीले रंग की है। तो मैंने ये मान रखा है कि रेड कलर के लिए कोणीय विचलन कोण है डेल आर। ठीक है। बैंगनी के लिए है कितना? बैंगनी के लिए मान रखा है डेल वी, और येलो के लिए मान लिया मैंने
येलो के लिए y के लिए मान लिया मैंने डेल y, समझ में आई बात। तो जब डेल y मान लिया तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी, कोणीय विक्षेपण और मध्य रंग पीले, मध्य रंग कौन सा है, पीले कलर का, ठीक, कोणीय विक्षेपण थीटा एवं मध्य किरण कोष्ठक में पीले रंग की, ठीक है, मध्य किरण के विचलन कोण का अनुपात, मध्य किरण का विचलन कोण कौन सा है, मध्य किरण कौन सी है, येलो रंग की, तो इसके मध्य रंग के विचलन कोण क्या है, डेल y का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, तो देखो ओमेगा बराबर में मैंने परिभाषा बताई आपको, कोणीय विक्षेपण थीटा और मध्य किरण के विचलन कोण डेल y का अनुपात क्या कहलाता है, बताओ भैया क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। यदि इसका हम मान रखें यहाँ तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा बराबर में डेल v माइनस में डेल r, समझ में नहीं बात, अपॉन में डेल y, कोई समस्या है क्या, ये क्या कहलाएगी आपकी, ये जो फॉर्मूला आए हैं आपको याद रखने हैं, ये क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी वर्ण विक्षेपण क्षमता, क्या कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाएगी, समझ में नहीं बात, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाएगी, समझ में बात, ठीक है। आगे एक फॉर्मूला देखो, ये याद रखने आपको, तीनों में अभी आपको देखो फॉर्मूला बताए, कौन कौन से बताए याद रखने सबको, देखो बेटा कोणीय विक्षेपण का मैंने फॉर्मूला बताया, थीटा बराबर में कितना होता है, डेल v माइनस में डेल r, एक तो ये याद रखना है आपको कोणीय विक्षेपण, ठीक है। फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ओमेगा बराबर में थीटा बटे में डेल y, समझ में आई बात, ठीक है, थीटा का मान रख लेंगे ओमेगा बराबर में, ठीक है, डेल v माइनस में डेल r बटे में डेल y, समझ में आई बात, ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है आपको, समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो अपने पास डेल मिनिमम का फॉर्मूला ये होता है, डेल n बराबर में n माइनस में 1 यही होता है, ठीक है। यदि मैं इसको इसके लिए लिखना चाहूं तो v के लिए क्या लिखेंगे, डेल v, ये अपने पास फॉर्मूला डेल v बराबर में nv माइनस 1 और ये आ जाएगा a, समझ में बात, ठीक है। और डेल r के लिए लिखना चाहो, डेल r बराबर में यहाँ इसका अपवर्तनांक आ जाएगा nr माइनस 1 और ये आ जाएगा a। यदि हम पीले रंग के लिए लिखना चाहें तो डेल y बराबर में क्या आ जाएगा, देखो ny माइनस 1, ठीक है, ny माइनस 1 a। सबका मान यदि मैं यहाँ रखूं तो देखो क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर में यहाँ रखा मान, इसका रखा nv माइनस 1 a, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, यहाँ n r माइनस 1 और यहाँ जाएगा a, नीचे आ जाएगा ये n y माइनस 1 और यहाँ जाएगा, बेटा a से कॉमन, ऊपर से a कॉमन लेंगे तो a से a कट जाएगा, समझ में बात, ठीक है। देखो माइनस का ये आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस से 1 कट जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, अपने पास फॉर्मूला ये आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, देखो फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा बराबर में अपने पास आ जाएगा अपवर्तनांक की फॉर्म में nv माइनस में n r बटे में क्या आ जाएगा, ny माइनस में 1। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आई बात, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से आपको वर्ण विक्षेपण की परिभाषा बताई, ठीक है, क्या होता है, श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे फिर उसे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है, 7 रंगों का क्रम आपको पता है, विभ्योर होगा vi vgy o r, ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी की होती है, ठीक है, इसलिए अपवर्तनांक क्रमांक सर्वाधिक होगा, जिसके लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है उसका विचलन भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है, समझा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कोणीय विक्षेपण क्या होता है, जो विचलन कोण है बैंगनी रंग के लिए और लाल रंग के लिए विचलन कोण का अंतर क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण के बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता आती है, कोणीय विक्षेपण मध्य रंग की जो किरण है उसका विचलन कोण डेल y का अनुपात कहलाता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करने हैं,
याद करने हैं। समझ में नहीं बात? ठीक है, इसके बाद में एक अगला टॉपिक आता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, तो ये आपका हो गया खत्म। अगला जो टॉपिक है आपका वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का। तो देखो बेटा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, और जब वह वायुमंडल से गुजरता हुआ पृथ्वी सतह तक पहुंचता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प या धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, जलवाष्प या धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है, आकाश में बिखर जाता है, 7 रंगों में बिखर जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दोबारा सुनो भैया, सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है जब यह वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, जलवाष्प के कणों से टकराकर वायुमंडल में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो दोबारा सुनो, परिभाषा ध्यान से सुनो, परिभाषा आप खुद लिखनी है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ? सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे धूल के कणों, जलवाष्प के कणों से टकराकर वायुमंडल में बिखर जाता है। यह प्रकाश की यह घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझ में नहीं आया? अब प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है तो किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, किस रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा, इसके लिए एक आता है रेले प्रकीर्णन। क्या होता है? वैज्ञानिक रेले प्रकीर्णन, रेले प्रकीर्णन, रेले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेले प्रकीर्णन क्या कहता है कि यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश, यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, यदि सूर्य से आने वाले जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से उसकी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, अवरोधक, अवरोधक क्या है? अवरोधक क्या है? अवरोधक है धूल के कण, जलवाष्प के कण। वायुमंडल में जो धूल के कण और जलवाष्प के कण हैं वो प्रकाश को रोकने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? प्रकाश को रोकने का काम कर रहे हैं, अवरोधक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? अवरोधक का काम कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक रेले ने अपना एक प्रकीर्णन दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और उसकी तरंगदैर्घ्य मान ली लैम्बडा, क्या मान ली? लैम्बडा, अवरोधक के आकार की तुलना में, अवरोधक का आकार मान लिया a, कितना मान लिया? a, अवरोधक का आकार मान लिया a, अवरोधक के आकार की तुलना में बहुत अधिक है। समझ में आई बात? ध्यान से सुनो, रेले प्रकीर्णन क्या कहता है कि रेले प्रकीर्णन कहता है कि यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोधक के आकार की तुलना में, अवरोधक मतलब धूल के कण, जलवाष्प के कण अवरोधक का काम कर रहे हैं, अवरोधक के आकार की तुलना में बहुत अधिक है तरंगदैर्घ्य, तो प्रकीर्णन की मात्रा, इसकी मात्रा, प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकीर्णन की मात्रा, मात्रा, प्रकीर्णन की मात्रा, प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रेले प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? ये रेले प्रकीर्णन होता है। रेले प्रकीर्णन क्या कहता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यदि अवरोधक की तुलना में बहुत अधिक है तो प्रकीर्णन की मात्रा, स्कैटरिंग की मात्रा, समझ लीजिएगा, प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती
यहाँ ये प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी उस रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। जिस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी उस रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो बेटाओ सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कौन से रंग के लिए होती है, लाल रंग के लिए होती है। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे अधिक तरंग, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन कौन से रंग के लिए होता है, लाल के लिए होता है। किसके लिए होता है, लाल के लिए होता है। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यदि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो प्रकीर्णन की मात्रा घटेगी। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी, लाल रंग की। किसकी, लाल रंग की। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी, लाल रंग की। तो प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का होता है। अच्छा, सब जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी की होती है। किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। तो वॉयलेट के लिए प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो सब सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा, सर्वाधिक प्रकीर्णन होगा। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका कलर का होगा, वो होगा बैंगनी का। किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। तो ये बात आपको यहाँ समझ में आई होगी कि मैं बता रहा हूँ कि प्रकीर्णन क्या होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश, जब वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कणों, जलवाष्प कणों से टकराता है तो वायुमंडल में बिखर जाता है। ये घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। वैज्ञानिक रेले के अनुसार क्या है, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोधक के आकार की तुलना में बहुत अधिक है तो जो प्रकीर्णन की मात्रा है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो प्रकीर्णन की मात्रा घटेगी और तरंगदैर्घ्य घटेगी तो प्रकीर्णन की मात्रा बढ़ेगी। इसीलिए सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य है वो किसके लिए है, लाल रंग की है। किसकी है, लाल रंग की है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है, लाल रंग की है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य है तो प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, सबसे कम। तो सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है। जबकि सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको ये प्रकीर्णन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रकीर्णन पे आधारित कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकीर्णन पे आधारित हैं। प्रकीर्णन पर आधारित घटना, प्रकीर्णन पर आधारित घटना। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है प्रकीर्णन पे कौन कौन सी घटना आधारित है। तो प्रकीर्णन पे जो पहली घटना है वो है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना किस पे आधारित है, प्रकीर्णन पे आधारित है। किस पे आधारित है, प्रकीर्णन पे आधारित है। समझ में आई बात। अब होता क्या है कि जब सूर्य से श्वेत प्रकाश आता है तो लाल रंग की तुलना में, ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और आप क्रम देखें तो क्रम होता है VIV GY OR। ठीक है, तो लाल रंग की तुलना में लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है, लाल रंग की तुलना में जो ब्लू है, नीला रंग है, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य कम है तो इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है, प्रकीर्णन भी सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। बाकी के जो कलर हैं, ये वॉयलेट है, इंडिगो है, ये इनका तो बाद वालों का प्रकीर्णन कम होता ही है। लेकिन ये पहले जो कलर हैं ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कणों द्वारा क्या
अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, केवल कौन सा कलर बिखर जाता है आकाश में? नीला कलर। कौन सा कलर? नीला कलर बिखर जाता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दोबारा सुनो कि मैं आपको दोबारा, देखो क्या है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश है, श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकिरण पे आधारित है। ऐसा क्यों होता है कि जब श्वेत प्रकाश आता है तो क्या होता है? वो आकाश में बिखर जाता है, वायुमंडल में बिखर जाता है, ठीक है। इन सब की तरंगदैर्घ्य तो ज्यादा होती है, इसलिए इनकी प्रकिरण की मात्रा तो क्या होती है? कम होती जाती है। लेकिन ये जो बाकी की जो कलर है, वॉयलेट है, इंडिगो है, ये जलवाष्प कणों द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिए जाते हैं। केवल कौन सा? वॉयलेट ब्लू रंग ही क्या होता है? दिखाई देता है। समझ में बात? क्योंकि इसका जो प्रकिरण है लाल रंग की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। समझ में बात? ठीक है, किसके अनुसार? रेले प्रकिरण के अनुसार। इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, एक बात। दूसरी घटना, बादलों का श्वेत दिखाई देना। बादलों का श्वेत दिखाई देना। बादलों का श्वेत दिखाई देना। बादलों का श्वेत दिखाई देना भी प्रकिरण पे आधारित है। किस पे आधारित है? प्रकिरण पे आधारित है। भाई रेले प्रकिरण क्या कहता है? रेले प्रकिरण कहता है कि यदि तरंगदैर्घ्य की तुलना में, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोधक की तुलना में बहुत अधिक है तो रेले प्रकिरण होगा। यदि ऐसा ना हो, बादल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सही बात। बादल क्या होते हैं? बादल जलवाष्प कणों से उनके बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, बादल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में बात? ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इस कंडीशन में रेले प्रकिरण क्या होता है? जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अवरोधक की तुलना में बहुत अधिक हो तो रेले प्रकिरण होगा। लेकिन यहाँ तो बादल बड़े होते हैं, तरंगदैर्घ्य की तुलना में बादल बहुत बड़े होते हैं। जब बादलों का आकार बड़ा होता है तो अवरोधक का आकार तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होता है? बढ़ जाता है। समझो, तो रेले प्रकिरण की कंडीशन असत्य हो जाती है। और जहां रेले प्रकिरण नहीं होता है वहां सभी रंगों का समान प्रकिरण होता है। समझो, सभी रंगों क्या होता है? समान प्रकिरण होता है। और जब सात की सातों रंग मिल बिखर जाएंगे तो आकाश कैसा दिखाई दे? बादल कैसे दिखाई देंगे? सफेद दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? सफेद, क्योंकि 7 कलरों का मिश्रण क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है। 7 रंगों का मिश्रण क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है। समझ में आई बात? ध्यान से सुने आप दोबारा एक बार कि मैंने बताया कि जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में यहाँ पे बादलों का श्वेत दिखाई देना प्रकिरण पर आधारित है, प्रकाश के प्रकिरण पर आधारित है। अब कैसे है? सुनो ध्यान से। मैंने आपको बताया कि रेले प्रकिरण कब होगा? रेले प्रकिरण होगा जब a क्या होगी? लैम्बडा का मान, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होगी अवरोधक। लेकिन बादलों का आकार बड़ा होता है, जब अवरोधक का आकार बड़ा हो गया तो यहाँ ये कंडीशन असत्य होती है। क्या होती है? फॉल्स होती है, ठीक है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य कम पड़ जाती है, अवरोधक का क्या होता है? बड़ा। और जब रेले प्रकिरण नहीं होता है, जहाँ रेले प्रकिरण नहीं होता है वहां पर सभी रंगों का क्या होता है? समान प्रकिरण होता है। क्या होता है? समान प्रकिरण होता है। और जब सभी रंगों का समान प्रकिरण होगा, जब सभी रंगों का समान प्रकिरण होगा तो उन सभी रंगों का जो मिश्रित प्रभाव है वो कैसा दिखाई देगा? श्वेत दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? श्वेत दिखाई देगा। समझ में बात? ठीक है, तो मैंने आपको 2 घटना बताई, आकाश का नीला दिखाई देना, बादलों का श्वेत दिखाई देना। तीसरी घटना क्या होती है? तीसरी घटना होती है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल
दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। हाँ भाई, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो आपको पता होगा कि जब सूर्योदय होता है तो लाल दिखाई देता है, आसपास की जगह भी क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। और जब सूर्य अस्त होता है फिर भी क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। आसपास की जगह भी सूर्य की क्या दिखाई देती है, आसपास की जगह लाल दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी कारण होता है? प्रकीर्णन। कैसे होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है। समझ में नहीं बात? जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, सबसे अधिक दूरी पर होता है। तो जो सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, तो वो बहुत दूरी, उनको बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। समझ में बात? ठीक है, तो सभी रंगों का प्रकीर्णन होता जाता है। ठीक है, तो सभी रंगों का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी। तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए वो तो आकाश में बिखर जाता है। ठीक है, सभी रंग आकाश में क्या होते हैं? बिखरते जाते हैं। हमारी आंखों तक केवल कौन सा रंग पहुंचता है? लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ध्यान से सुनो भैया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है। जब सर्वाधिक दूरी पर सूर्य होता है तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो बहुत अधिक दूरी तय, उनको बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका क्या होता है, उनका जो रंग है बैंगनी, इंडिगो, इनका प्रकीर्णन हो जाता है और ये आकाश में बिखर जाते हैं। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। इसलिए लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। लाल रंग को छोड़कर से सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है तो वो आकाश में क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। ठीक है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो आज मैंने आपको ये बताई, जो घटनाएं बताई, सूर्योदय और सूर्यास्त प्रकीर्णन बताया, वर्ण विक्षेपण बताया। समझ में आई नहीं बात? तो दोनों चीज आपको समझ में आई होंगी। तो दोनों चीज आपको ये समझ में आई होंगी। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? लाल तथा बैंगनी, एग्जाम्पल देखना आप, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप किताब देखना। एग्जाम्पल 11.22 है। ठीक है, और ये पेज नंबर है भैया, पेज नंबर 265 पे। कितने पे है? पेज नंबर 265 पे है। एग्जाम्पल नंबर 11.22। लाल तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक। भैया लाल तथा बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमश है। तो लाल के लिए अपवर्तनांक दे रखा है NR दे रखा है और वो दे रखा है 1.514। समझ में नहीं बात? ठीक है, और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा है, बैंगनी रंग के लिए दे रखा है NV बराबर में दे रखा है 1.523। ये अपवर्तनांक दे रखे हैं। लाल और बैंगनी रंग के प्रकाश किरणों के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक कितने दोनों दे रखे हैं? लाल रंग के बैंगनी रंग के लिए क्राउन कांच से बने 6 डिग्री कोण वाले प्रिज्म। तो प्रिज्म कोण दे रखा है, प्रिज्म कोण A बराबर दे रखा है 6 डिग्री दे रखा है। ये कह रहा है क्राउन, उसी कांच से एक प्रिज्म बनाया गया है जिसका प्रिज्म कोण कितना है? 6 डिग्री है। से के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। क्या करना है? के द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो भैया ये हमारे पास दिया हुआ है कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है। क्या करना है? कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास प्रिज्म कोण और दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रिज्म कोण और दे रखा है। समझ में बात? ठीक है, तो जब प्रिज्म कोण दे रखा है तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? देखो क्या बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो अपने पास फॉर्मूला होता है, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? अपने पास फॉर्मूला होता है कोण विक्षेपण थीटा बराबर में nv माइनस में nr। ये जो होता है nv माइनस में nr। ठीक है, अच्छा ये अपने पास फॉर्मूला ये होता है डेल में होता है। किसमें होता है? ये डेल में होता है। किसमें होता है? डेल में होता है। डेल v माइनस में डेल r। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला होता है। लेकिन भैया हमारे पास डेल मिनिमम का मान आप जानते हैं n माइनस में 1a होता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब अपने पास डेल v और डेल r के तो मान दे रखे। किसे दे रखे? nv और nr के मान दे रखे। a का मान दे रखा है। तो इसके लिए मैं डेल v का बनाऊंगा। डेल v बराबर क्या बन जाएगा? बताओ। डेल v बराबर हो जाएगा nv माइनस में 1a। ठीक है, और डेल r बराबर कितना हो जाएगा? डेल r बराबर nr माइनस 1 और a, दोनों का यहाँ मान रखेंगे। तो दोनों का मान रखेंगे तो देखो इसमें रखेंगे मान। ठीक है, ये आपको पता है, आप जानते हैं। समझ में आएगा? यहाँ देखो थीटा बराबर में इसका मान रखा, यहाँ इसका मान nv माइनस में 1a। ठीक है, इसका मान माइनस में यहाँ nr माइनस में 1 और a बाहर लेंगे कॉमन, और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ थीटा बराबर क्या आ जाएगा? nv माइनस में nr। ठीक है, और ये आ जाएगा a। ये फॉर्मूला आया। अपने पास सबके मान दे रखे हैं। nv का दे रखा है, nr का दे रखा है। ठीक है, तो सबके मान रखेंगे। तो थीटा बराबर में इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना रखा है? nv का मान कितना रखा है? 1.523। ठीक है, माइनस में इसका मान कितना है? 1.514। ठीक है, और इसका मान कितना रखा है? 6 डिग्री। कितना दे रखा है? 6 डिग्री दे रखा है। तो देखो यहाँ हम घटाएं इसको तो कितना आएगा? 0.009 आएगा। कितना आएगा? 0.009। तो थीटा बराबर 0.009 इनटू में कितना आ जाएगा? 6। समझ में आ? 9 6 की कितने हो जाएंगे? 54। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0.054। समझ में आई बात? ठीक है, थीटा है तो डिग्री में आएगा। किसमें आएगा? डिग्री में आएगा। समझ में आई बात? तो ये आपके क्या हो जाएगा? कोणीय विक्षेपण का मान निकाल लेंगे। समझ में बात? इसके बाद हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रकाश में उपकरण स्टार्ट करने वाले हैं अगली क्लास में। ठीक है, आंख के बारे में, आई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे कल। समझ में? धन्यवाद।